डियर स्टूडेंट्स, तीसरे पाठ आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स में हम इस वीडियो में लघुतरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्नों को समझेंगे। जैसा कि मैंने इस पाठ के पहले वीडियो में बताया था कि इस पाठ में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। ठीक है, और ये 4 नंबर कैसे बटे होंगे? 2 भागों में बटे होंगे, 2+2, 2+2 यानी कि 4 नंबर के अपने एक क्वेश्चन इसमें आएगा। ठीक है, तो यहां जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन यहां अपन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। देखिए 21वां जो प्रश्न है उसमें दे रखा है लक्षण प्ररूप व जीन प्ररूप में अंतर लिखिए। अब आपकी सुविधा के लिए मैं आपको आपकी जो बुक है उसमें ये बता रहा हूं कि ये इसका आंसर कहाँ मिलेगा। लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप में अंतर पूछ रहा है तो हमें इसकी जो शब्दावली है उसमें इसका आंसर मिलेगा। देखिए ये रहा लक्षण प्ररूप फिनोटाइप और जीन प्ररूप जीनोटाइप। इन दोनों के बारे में अपन को लिखना है विद एग्जाम्पल। देखिए साइंस के अंदर एग्जाम्पल और डायग्राम दो बहुत बड़ी चीजें होती हैं, यानी कि हमें अगर एग्जाम्पल नहीं भी पूछा है तो भी हमें एग्जाम्पल लिखना जरूरी होता है। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर डायग्राम अपनी बुक में दे रखा होता है और बोर्ड एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आता है तो हम वो डायग्राम नहीं बनाते हैं। हम ये सोचते हैं कि इसने तो चित्र के बारे में पूछा ही नहीं है तो अपन क्यों बनाएं। लेकिन जब आप वो बनाते हो तो उसमें आपका एडवांटेज है, आपका लाभ है, आपको उसमें फायदा होगा अगर बोर्ड एग्जाम के अंदर आप ऐसा वो चित्र बनाते हो तो। क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी जांचता है तो उसको ये पता चलेगा कि आपको कितना नॉलेज है। ठीक है, तो यहां देखिए जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अपना लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप का मतलब यानी कि किसी भी जंतु के या पौधे के बाहर से लक्षण कैसे दिख रहे हैं। किसी सजीव की, सजीव में दोनों आगे पौधे और जंतु है ना, बाह्य प्रतीति, बाह्य मतलब बाहर के लक्षण को लक्षण प्ररूप कहते हैं। जैसे लंबा पौधा, भाई लंबा पौधा है अपन दिख रहा है बाहर से कि पौधा लंबा है तो बाहर से देख के बता देंगे। और कोई पौधा बोना है तो अपन बाहर से देख के बता देंगे कि ये पौधा बोना है। क्लियर। जीन प्ररूप के अंदर क्या होता है, किसी सजीव की अनुवंशिक संरचना को जीन प्ररूप, यानी कि जैसे मान लीजिए यहां अपन ये देख रहे हैं कि ये तो पौधा जो है लंबा है लेकिन उसके अंदर जीन, ये जीन भी हो सकते हैं, और दूसरा पौधा जो लंबा है उसके अंदर ये जीन भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों प्रभावी प्रभावी जीन वाला पौधा भी लंबा होगा, और अगर किसी पौधे में एक जीन प्रभावी दूसरा जीन अप्रभावी है तो वो पौधा भी लंबा ही होगा। लेकिन जीन दोनों के अलग अलग है ना। ठीक है, बाहर से देखेंगे तो हमें दोनों पौधे लंबे दिखेंगे लेकिन दोनों के जीन अलग अलग हैं। तो जीन के आधार पर जो हम ये बता पाते हैं कि ये जो शुद्ध लंबा है और ये संकर लंबा है। ठीक है, शुद्ध लंबा जो है इसे बोलते हैं समयुग्मजी। सम मानी समान, दोनों टी और टी एक जैसे हैं, एक समान है, तो समयुग्मजी बोल दीजिए या शुद्ध लंबा बोल दीजिए, लिखा है शुद्ध लंबा। दूसरा ये संकर लंबा क्योंकि एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी जीन होता है तो वो संकर लंबा या अशुद्ध लंबा कहलाता है। आगे पुस्तक में अशुद्ध दिया गया है, इसे अपन संकर भी कह सकते हैं। या फिर विषम युग्मजी, विषम का मतलब दोनों युग्मक अलग अलग हैं, एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी, एक कैपिटल लेटर में एक स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो चलिए ये तो अपना हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 था अपना। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों में अंतर पूछ सकता है। क्लियर। द्विसंकर संकरण को समझाइए। देखिए जब दो जोड़े लक्षण ले लेंगे अपन तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे आपकी इस बुक के अंदर जो एग्जांपल दिया गया है वो पौधा, ऐसा पौधा मटर का जिसके बीज गोल हैं और पीले रंग के हैं, तो कैसा होगा? द्विसंकर संकरण। ठीक है ना। तो द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं? यहां लिखा हुआ है रहा, द्विसंकर संकरण वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। अब देखो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन ये आता है आपके और आप केवल इतना ही लिखते हो, है ना,
तो आपको 2 में से 2 नंबर नहीं मिलेंगे। ये तो इसकी परिभाषा है केवल, लेकिन ये पूछ रहा है कि इसको समझाना है कि 2 लक्षण कौन से लिए और उनकी वंशागति कैसी है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, जो मेंडल द्वारा जो स्वतंत्र अपुन का नियम है, क्योंकि जो स्वतंत्र अपुन का नियम है ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है ना, द्विसंकर संकरण पे। इसको अपन चेकर बोर्ड से समझाएंगे पूरा ऐसे कि 2 लक्षण ले लिए, पीले बीज और गोल बीज है ऐसा पौधा। अब ऐसा नहीं है कि अपन केवल पौधे में 2 लक्षण है, भाई पौधे के अंदर और लक्षण भी है, लेकिन अपन अध्ययन केवल 2 लक्षणों का ही करेंगे। यानी कि ऐसा पौधा जिसके बीज पीले हैं और गोल है, लेकिन उसके और लक्षण भी तो है, पौधा लंबा भी हो सकता है, वो पौधा बोना भी हो सकता है, ठीक है ना, फली का रंग, फली का आकार, फली फूली हुई हो सकती है, पुष्प की स्थिति अलग हो सकती है, पुष्प का रंग हो सकता है, वो लक्षण तो उसमें है, सारे लक्षण उसमें मौजूद हैं, लेकिन अध्ययन केवल अपन 2 लक्षणों का ही कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि और लक्षणों को अपन नजरअंदाज करेंगे, केवल 2 लक्षण को ही अपन लेके चलेंगे कि इसके बीज कैसे हैं, पीले रंग के और गोल। इसके दूसरे विप्रेयसी लक्षण कौन से हैं, यानी कि पीले रंग का विप्रेयसी क्या होता है, हरा रंग, स्मॉल वाई, और गोल जो लक्षण है उसका विप्रेयसी दूसरा लक्षण क्या होता है, स्मॉल आर झुर्रीदार वाला। ठीक है, ये प्रभावी वाले और ये प्रभावी वाले। तो हमें ये चेकर बोर्ड बनाना, ये रेखा चित्र बनाना है। उसके बाद में यहाँ पर जो नीचे चेकर बोर्ड दे रखा है, चेकर बोर्ड यानी कि शतरंज पट विधि से इसको समझाना है। इतना करोगे तब जाकर के आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया क्वेश्चन आपको 2+2 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मेंडल की सफलता के कारण लिखिए। तो मेंडल जो है उसने जो प्रयोग किए वो सफल हुआ, उसके सफलता के पीछे क्या कारण थे, तो ये पार्ट के शुरू में ही है ना। इस पार्ट के ये रहे पहले पेज पर ही, मेंडल की सफलता के कारण 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो हमें यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं 2 नंबर लेने के लिए, कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग में सभी आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण यानी कि रजिस्टर डाला, उसके अंदर ही लिखा कि अनुपात जो है कितने अनुपात कैसे प्राप्त होते हैं, उनका सांख्यिकी विश्लेषण किया। और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी सावधानी पूर्वक किया, यानी कि मटर का पौधा ही चुना, जिसके कारण ये सफल हुआ। ठीक, तो ये तो बात हुई अपने इस क्वेश्चन की कि मेंडल की सफलता के पीछे क्या कारण थे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। उसी के नीचे मिलेगा जहां अपन ने अभी पढ़ा है मेंडल की सफलता के कारण, उसका जस्ट नीचे मिलेगा मेंडल ने अपने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, है ना। तो उसमें जो 3-4 बातें हैं उसमें से केवल हमें 2 पॉइंट तो बिल्कुल लिखने ही लिखने एग्जाम के अंदर, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये रहा, मटर के पादप का चयन। मेंडल ने उद्यान मटर पायसम सेटाइवम का चयन किया, क्यों, क्योंकि पौधा 1 वर्षीय होता है, यानी कि 1 वर्ष के अंदर ही कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा पौधा द्विलिंगी होता है, यानी कि पुष्प के अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों जन्म अंग होते हैं, तो इसे द्विलिंगी कहते हैं, और इसके कारण स्व परागण हो सकता है। और अपन क्या कर सकते हैं, विपुंसन के द्वारा, नीचे देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, विपुंसन के द्वारा पर परागण भी करवा सकते हैं। और मैंने इस पार्ट के वीडियो में शुरू में बताया था विपुंसन किसे कहते हैं, यानी कि किसी पुष्प के पुंकेसर को अपन हटा दे वहां से तो उसे विपुंसन कहते हैं। और चौथा इसमें पूर्ण रखा है, मटर के पौधे के विभिन्न विपरीत लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। तो ये 4 कारण हैं, ये चारों कारण हम लिखेंगे, तब जाकर के हमें 2 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको 2 तो बिल्कुल याद रखने हैं, 2 इसके कारण, तो सफलता के कारण, उसके मटर के पौधे को चुना, क्यों चुना, उसके पीछे कारण लिखने हैं। मेंडल का संक्षिप्त जीवन परिचय, देखो ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है अक्सर। और जो वैज्ञानिक है, अपन जो आगे एक पाठ पढ़ेंगे, आपकी जो पुस्तक है उसमें 18 का पाठ मिलेगा आपको, भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय। एक तो वहां से जीवन परिचय हमें बहुत सारे, जैसे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय है, सुश्रुत का है, चरक का है, सीवी रमन का है, वो आपके अपना 18 का पाठ है जो 3 नंबर का है, वहां जीवन परिचय आने की संभावना होती है। दूसरा, और जो पूरी किताब के अंदर आपको मेंडल जो है एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसका जीवन परिचय पूछ सकता है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो मेंडल का जीवन परिचय का मतलब ये है कि वो कहाँ पैदा हुए थे, उन्होंने क्या क्या काम किया, है ना, कहाँ उसने अध्ययन किया, कौन कौन से प्रयोग किए, तो वो सारी चीजें उसमें जीवन परिचय में आ जाएंगी। तो ये शुरू में ही इसका एक जीवन परिचय जो लिखा हुआ है, ये जो मेंडलवाद लिखा ना, ये मेंडलवाद, ये इसके जीवन परिचय के बारे में ही है।
ठीक है, मंडलवाद तो कहते हैं, मंडल ने जो नियम प्रतिपादित किए उसे मंडलवाद कहते हैं। लेकिन यहाँ जीवन परिचय में ये शुरू में देखो, ग्रेगर जोन मंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, क्योंकि मंडल ने सबसे पहले वंशागति के नियम दिए थे। और मंडल का जन्म, तो हमें जीवन परिचय में यहाँ से शुरुआत करनी है, जन्म से लेकर के और उसकी मृत्यु तक। ठीक है ना, कि मंडल की मृत्यु 6 जनवरी 1884 को हो गई थी। तो इसमें एक तरीका होता है, जीवन परिचय में सबसे पहले अपन शुरुआत जन्म से करते हैं। कोई भी अगर आपसे किसी भी वैज्ञानिक का जीवन परिचय पूछा जाता है तो हमें जीवन परिचय लिखना है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले अपन उसकी मृत्यु लिखेंगे कि उस मेंडल की मृत्यु जो है, अरे मृत्यु तो बाद में होगी, तब पहले उसका जन्म होगा। ठीक है ना, तो हमें इसका तरीका, जो आंसर लिखने का जो तरीका होता है, उसी से अपन नंबर प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मेंडल का जन्म, ये जन्म जो डेट है ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 22 जुलाई 1822 ऑस्ट्रिया देश के हेंजनडोर्फ प्रांत के सिलिशियन गांव में हुआ था। और 1842 में दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी में उसने डिग्री प्राप्त की थी। यानी कि ये इन्होंने विज्ञान में कोई डिग्री प्राप्त नहीं की थी, साइंस के अंदर डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके बाद में प्रयोग करने शुरू कर दिए। 1843 में उन्होंने ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में चर्च में पादरी का पद भी ग्रहण किया, चर्च में पादरी बने। और उसी समय उन्होंने उद्यान मटर के ऊपर प्रयोग किए, है ना। और उनके जो प्रयोग है उनका निष्कर्ष 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अंदर शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया था। और वहां 66 के अंदर अगले ही साल इसका जो शोध पत्र है उसको वार्षिकी, यानी कि एनुअल, जो एक साल में जो एक किताब छपती है उसे वार्षिकी कहते हैं, पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किए गए थे। और इन्हीं प्रयोगों के आधार पर उन्हें आनुवंशिकता के नियम दिए थे, जिन्हें मंडलवाद कहते हैं। और अंत में लिखना है 1884 में मंडल की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि मंडल कहाँ पैदा हुए और उन्होंने क्या क्या काम किया और उनकी मृत्यु तक चलना है। फिर अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। मेंडल के जो 3 नियम है, प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम क्या है, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की सूत्रता का नियम भी बोलते हैं। और तीसरा नियम क्या है, ये रहे प्रभाविता का नियम, पृथक्करण और युग्मकों की सूत्रता का नियम। प्रभाविता का नियम पूछ रहा है, तो प्रभाविता के नियम में देखो यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले प्रभाविता का नियम ये रहा, यह नियम मंडल द्वारा प्रतिपादित एक संकरण यानी कि एक जोड़ी लक्षण लेंगे। और यहाँ आपकी किताब के अंदर पाठ्य पुस्तक में लंबाई और बोने वाला लक्षण लिया गया है। ठीक है, इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी, यानी कि विपर्यासी है लंबा और दूसरा बोना, समयुग्मजी दोनों समान ठीक है, पदों में संकरण करवाया जाता है तो F1PD में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाने वाला लक्षण प्रभावी कहलाता है। देखिए यहाँ F1PD के अंदर क्या हुआ, केवल जो लंबाई वाले लक्षण है, ये कैपिटल T वाला प्रभावी वाला जीन साथ में है, इसलिए पौधा लंबा होगा। कैसा होगा, लंबा, लेकिन दोनों जीन अलग अलग है, कैपिटल स्मॉल, तो संकर लंबा कहलाएगा। तो यहाँ पर ये पौधा लंबा क्यों हुआ, क्योंकि प्रभावी जीन उपस्थित है। और प्रभावी जीन जब कभी भी अप्रभावी जीन के साथ में उपस्थित होता है तो अपने लक्षण प्रकट करेगा, यानी कि पौधा लंबा ही होगा। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसी प्रकार से फिर अगला क्वेश्चन बनता है अपना, मेंडल की वंशागति के नियमों का महत्व लिखिए। पाठ का सबसे लास्ट पॉइंट है, मेंडल की जो वंशागति के नियम है उनका क्या महत्व है, हमारे लिए क्या कैसे उपयोगी है। तो ये रहा मेंडल की वंशागति के नियमों का महत्व है। तो इसमें पॉइंट बना रखे हैं, हमें एग्जाम के अंदर भी 4 पॉइंट लिखने होंगे। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी 4 पॉइंट आप याद कर लीजिए, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसके लिए हमें 4 पॉइंट तो लिखने ही होंगे। ठीक है ना, तो ये 4 पॉइंट अपन ने पिछले वीडियो के अंदर बिल्कुल सारे पॉइंट समझे थे। तो कोई भी आपको जो छोटा लगे, आसान लगे, वो 4 पॉइंट आप याद कर लेना। ठीक है, वही आपको इसमें से लिखने हैं। फिर है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण से समझाइए। उदाहरण का मतलब, जो उसने मटर का पौधा दिया था, कैपिटल टी है ना, ये जनक है, इसका क्रॉस करवाया स्मॉल टी के साथ में। फिर ये F1PD कैपिटल स्मॉल, और इसका स्वपरागण करवाया, यानी कि इसका क्रॉस इसी के साथ में, है ना, F1PD का स्वपरागण करवाया, तो 2 जीन प्राप्त हो गए, कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, इससे भी 2 जीन प्राप्त हो जाएंगे, युग्मक बोलते हैं उसको, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। इस प्रकार से शतरंज पट विधि से अपन इसको समझाएंगे। तो यहाँ पर इस बॉक्स को बंद कर दिया अपन ने, शतरंज पट विधि को। ये लीजिए, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना, ये कैपिटल स्मॉल और ये स्मॉल। तो यहाँ हमें अनुपात लिखने हैं, लक्षण प्रारूप के अनुपात होंगे 3:1, क्योंकि 3 पौधे लंबे, ये लंबा, ये लंबा, ये लंबा, और 1 पौधा बोना है। जिन प्रारूप क्या होगा, 1:2:1, यानी कि 1 पौधा तो शुद्ध लंबा ये रहा, 2 पौधे संकर लंबे ये रहे, और 1 पौधा स्मॉल टी वाला जो है ये अपना शुद्ध बोना ये रहा।
तो ये 3 के तो 2 टुकड़े हो गए, 1:2 लंबाई वाले, शुद्ध लंबा, संकर लंबे, और ये बोने वाला 1 का 1 आ गया। ये जीन प्रारूप है। तो ये पूरा हमें लिखना है, आपकी पुस्तक में भी दिया गया है ना। तो आप इसको याद कर लेना। ये रहा देखिए ये रहा, ये बनाना है आपको ना, यहाँ से ये पूरा ये वाला जनक हो गए F1PD और ये F2PD तक ये बनाना है। और नीचे आपको ये लक्षण प्रारूप और जिन प्रारूप लिखने हैं। ये अनुपात जरूर लिखना आपको एग्जाम के अंदर, है ना। अनुपात, कई बार अनुपात का क्वेश्चन पूछ लेते हैं सीधा कि कितना अनुपात लक्षण प्रारूप क्या है। अब लास्ट में मंडलवाद क्या है, यानी मंडल ने जो नियम प्रतिपादित किए उसे मंडलवाद कहते हैं। जो नियम दिए, 3 नियम दिए, प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र। अब आपके पूछ रहा स्वतंत्र अपन का नियम, जो कि द्विसंकर संकरण पर आधारित है ना। ये कैपिटल वाई कैपिटल आर वाला, इसका क्रॉस करवाया अपन ने स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ में, है ना। तो ये F1PD प्राप्त हो जाएगी अपन को कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर वाली, है ना। इसका क्रॉस, इसके 4 युग्मक बनेंगे, 4 युग्मक, जो कि हमें यहाँ आपको देखिएगा इधर मिलेगा ये रहा, ये वाला, है ना। ये पूरा बनाना है। ये जनक हो गए, फिर ये F1PD का स्व परागण करवाया, 4 युग्मक यहाँ लिख दिए, 4 युग्मक यहाँ लिख दिए, इनको जोड़ दिया। इस प्रकार से 16 पौधे प्राप्त हुए। फिर इनके अपन को ये लक्षण प्रारूप और ये जिन प्रारूप अनुपात लिखना है। लक्षण प्रारूप 9:3:3:1 और जिन प्रारूप 1:2:2:4, यानी कि 9 के लिए हो गया। फिर ये 1:2, ये इस 3 के लिए हो गया, अगले 3 के लिए फिर 1:2 और अंत में 1। तो ये हमें यहाँ से इनको तैयार करना है, इनको बनाना है। क्लियर। और सबसे लास्ट जो क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, वो है मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को समझाइए। तो तीनों नियमों के बारे में अपन को लिखना है। पृथक्करण का नियम क्या है, प्रभाविता का क्या है, स्वतंत्रपन का नियम क्या है। इस प्रकार से मेरे ख्याल से आपको इस चैप्टर में कोई परेशानी, कोई अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मेरे से दोबारा पूछ सकते हो कि इस चीज को हम कैसे समझेंगे। उसके लिए आपसे आपको अलग से ही बता दिया जाएगा। धन्यवाद।